हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जावा के फर्स्ट प्रोग्राम के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंस्टॉलेशन कैसे करना है, पाथ कैसे सेट करना है आपको। उसके बाद एक सिंपल प्रोग्राम हमने फर्स्ट प्रोग्राम टाइप किया, उसको कंपाइल किया और रन किया। अब चूंकि हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइलेशन की प्रोसेस, उसके एग्जीक्यूशन की प्रोसेस को समझते हैं, तो अब हम बात करेंगे वो जो 2 लाइन का जो कोड हमने लिखा था क्लास डेफिनेशन के साथ में, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर उसकी एक एक वर्ड का मीनिंग अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर जावा की शुरुआत करना एक तरीके से थोड़ा सा इलॉजिकल मानी जाती है बिना इसको समझे। तो आज हम डिटेल बात करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या उससे जुड़ा हुआ, और कोशिश करेंगे साथ में उसका प्रैक्टिकल भी हम इमीडिएट करें, जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस डेवलप हो, क्लैरिटी के साथ हम काम कर पाएँ। तो देखते हैं, हम सबसे पहली शुरुआत करते हैं। अगर फर्स्ट जावा प्रोग्राम बनाना है हमें तो क्या अप्रोच होती है हमारी। हमने सपोज प्रोग्राम का नेम दे दिया है, नोटपैड में हमको एक फाइल क्रिएट करना है, हमने नाम दे दिया test.java। अभी मैं क्लास का नाम भी क्या रखना चाह रहा हूँ, टेस्ट। तो प्रोग्राम का कोड क्या होगा हमारा, फर्स्ट प्रोग्राम में हमने क्लास बना दी और इसका नाम दे दिया हमने टेस्ट। ये कोशिश करना है अभी, चूंकि हालांकि ऐसा नियम नहीं है, पर जब आईडी में काम करेंगे तो प्रोग्राम का नेम और क्लास का नेम ये दोनों सेम रखना है। खासकर जिस क्लास में मेन मेथड होगी उसी नाम से प्रोग्राम फाइल सेव होगी। तो ये test.java रख दिया हमने यहाँ पर। अब हमने डिफाइन कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां मैंने एस कैपिटल लिया, स्ट्रिंग इज ए क्लास इन जावा, और ARGS और ये हरे का ब्रैकेट। अभी आपको भी थोड़ा पेपर पेन पे लिखने की प्रैक्टिस डेवलप करना है, जिससे हम जावा को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाए। मैं सालों से बोर्ड पे ही पूरी जावा लिखते जा रहा हूँ, पर अब चूंकि प्रैक्टिकल का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है तो मैं साथ में प्रैक्टिकल भी कवर करूँगा इसके साथ। ये सब कुछ स्मॉल में कीवर्ड्स है, सिर्फ टेस्ट का T कैपिटल है, यहाँ पर स्ट्रिंग का S कैपिटल है। इसके बाद थोड़ा इंडेंटेशन के साथ लिख दिया, सिस्टम क्लास है, सिस्टम का S कैपिटल है। तो जावा में सारी क्लास के नाम कैपिटल से स्टार्ट होंगे। ये दोनों स्टैंडर्ड है तो रखना मजबूरी है, ये कन्वेंशनली हमने इसको रखा है। यहाँ स्मॉल होगा तो भी चलेगा, पर हम आदत डाल लें क्लास के नाम की, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया ओसोप कोडिंग। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। अब ये हमारा जावा का फर्स्ट प्रोग्राम है। मतलब अभी तक हम जो मेन में लिखते थे जाके पूरा एक सिंगल लाइन सी आउट या प्रिंटफ लिखते थे, हम कोड हो जाता था पूरा हेडर फाइल को इंक्लूड करके। जावा में इंपोर्ट स्टेटमेंट की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट काम कर रहे हैं लैंग पैकेज में। तो ये जो लाइन होती है ये आपको याद होगा, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, दिस इज व्हाट ऑप्शनल। लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, लैंग पैकेज की सारी क्लासेस को, सारे एक्सेप्शंस को, सबको इंक्लूड करना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड है। सो देर इज़ नो नीड ऑफ इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। लिखते हो तो एरर नहीं आएगी, पर नीड नहीं है। लैंग के अलावा मैं किसी और पैकेज की बात करूंगा तो आपको टॉप पे जाके इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये बात मैं कर चुका हूँ, एक पैकेज वाले लेक्चर में हमने बात की थी प्रोग्रामिंग शुरू करने के पहले। अब मैं एक एक करके पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूँ। जावा में मेन क्लास बॉडी के अंदर ही होगा, जो मेन मेथड है कहाँ पर होगी, क्लास बॉडी के अंदर। तो ये कंपलसरी पार्ट है, सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जावा में डिफाइन होता है।
क्लास मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को फॉलो करती जावा। 99.99% भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप को छोड़ दें अपन, सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये अभी पूरा सिंटेक्स आप लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। हालांकि हम अभी जावा 17 फॉलो कर रहे हैं, तो ये सिंटेक्स है। जावा 21 में आपको सीधे सीधे ये जो पूरा कोड है ये आप जाके लिख दोगे वॉइड मेन बिना किसी क्लास के, और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाली लाइन लिख दो बस जाके अंदर। तो ये बिल्कुल सी पैटर्न पे प्रोग्राम बन जाएगा। इंक्लूड की लाइन भी नहीं लगेगी, बल्कि सी से भी शॉर्टर कोड हो जाएगा। तो ये जावा 21 में पॉसिबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके पास से क्लास हट गई है। जावा ने एक आर्किटेक्चर डेवलप किया, इनबिल्ट फोकस किया है कि आप सिंपली वॉइड मेन लिखकर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर पाओ। क्लास फाइल 21 में भी ये क्लास फाइल बनाएगा जावा 21 में। तो ये थोड़ा सा हमको समझना है कि अब ये जो एक टिपिकल वाला जो सिंटेक्स है, ये अब जो लेटेस्ट जो वर्जन है 21 ऑनवर्ड्स यहाँ से गायब हो जाएगा। पर इसका मीनिंग वही है, पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। 17 हम यूज़ करेंगे, JDK 17 या जावा 17 अभी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ में सब कुछ जगह यही चल रहा है। 21 नया नया आया तो अभी उसका एडॉप्ट होने में, उसका मार्केट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी अगले कुछ सालों तक आप इजीली 17 में काम कर सकते हो। इसलिए हमने 17 को अडॉप्ट किया है, क्योंकि लास्ट जो LTS है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला जो वर्जन है, वो 17 है। और हम कोशिश करें कि जब जावा में काम करें तो LTS वर्जन पे ही अपनी प्रैक्टिस डेवलप करनी है। तो उम्मीद है मुझे आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या करना है। तो ये सब हटा दिया मैंने। नाम क्लियर हो गया, टेस्ट डॉट जावा सेव कर लिया हमने। अब ये जो क्लास बॉडी है, इसमें और भी मेथड आ सकती है, अभी और फंक्शन भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक सिंगल फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया, मेन, ताकि हम अपना एग्जीक्यूशन जैसे बाकी लैंग्वेज में होता है कि मेन से ही शुरुआत करते हैं, तो जावा का भी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट, सॉफ्टवेयर का एंट्री पॉइंट मेन मेथड होगी। तो जब जावा अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी तो सबसे पहली जो क्लास होगी वो वही होगी जहाँ पर मेन मेथड है। तो मेन के बेसिस पर हमने ये प्रोग्राम का नाम दिया है। अगर और भी क्लासेस होती तो भी हम इसका नाम रखते हैं टेस्ट डॉट जावा, क्योंकि मेन मेथड कौन सी क्लास में जिसमें टेस्ट अवेलेबल है। अब हम देखते हैं एक एक करके कीवर्ड्स को। पब्लिक कीवर्ड क्यों लिखा है? ताकि हम इसको आउटसाइड पैकेज एक्सेस कर पाएँ। अरे ये मेरी और आपकी अलग डायरेक्टरी हो सकती है, हो सकता है मैंने डी कॉलन पे अपना कोई फोल्डर बना दिया हो, जावा कोड नाम से मान लिया कोई फोल्डर बना दिया अपन ने, जावा प्रोग्राम्स, जावा कोड। अब मैं डी में बना रहा हूँ और JDK एक्चुअल में कहाँ था, वो तो हमने देखा प्रोग्राम फाइल जावा JDK, ये सब हमने सही देखा हुआ पूरा कि किस पाथ पर जाके एक्चुअल। और पाथ हमने क्यों सेट किया था? ताकि मैं किसी भी फोल्डर में प्रोग्राम को सेव करूं, कंपाइल भी कर पाऊं, रन भी कर पाऊं। ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, समझ लिया पूरा हमने। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम तो डी ड्राइव में, JVM कहीं और कॉन्फ़िगर्ड है। अरे जावा की जो लाइब्रेरी है, जो सबसे पहले जब JVM मेन को कॉल करेगा वो प्लेस कहीं और है। तो मेन को पब्लिकली इसलिए डिफाइन किया है ताकि वो अगर डायरेक्टरी के बाहर भी है, पैकेज के बाहर भी है, तो भी मेन मेथड को वो एक्सेस कर पाए। तो मेन को पब्लिक बनाने का थॉट समझ में आ रहा है। जो मेंबर पब्लिक होंगे दे आर एक्सेसिबल आउटसाइड द पैकेज। तो पैकेज बॉडी के बाहर वो एक्सेसिबल है। तो जहाँ भी JVM होगा, कोई और डायरेक्टरी में होगा, कोई और ड्राइव में होगा, तो भी ये प्रोग्राम एक्सेसिबल होगा बिकॉज ऑफ पब्लिक कीवर्ड। पब्लिक यहाँ से हटा देंगे हम, तो ये सिर्फ पैकेज लेवल पे एक्सेस होगा, और पैकेज लेवल पे अगर एक्सेस होगा तो मेन कॉल ही नहीं हो पाएगा, मेन मेथड अवेलेबल ही नहीं होगी। तो यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड का ध्यान रखना, जो मैंने बताया था ना पैकेज में, कि पैकेज 1 से मुझे पैकेज 2 में जाना हो, किसी और डायरेक्टरी में जाना हो, तो पब्लिक के साथ में मूव कर सकता हूँ। इनहेरिटेंस होगा तो प्रोटेक्टेड। तो जावा में पब्लिक और प्रोटेक्टेड कीवर्ड का रोल कब आता है? जब इंटर पैकेज कम्युनिकेशन हो, इंटर डायरेक्टरी कम्युनिकेशन हो। इसलिए यहाँ पर ये पब्लिक कीवर्ड हमने यूज़ किया है ताकि मेन मेथड को हम
पैकेज। क्लियर। स्टैटिक कीवर्ड क्यों लिखा है? स्टैटिक के बारे में अगर थोड़ा सा आपका C++ का बैकग्राउंड पढ़ा होगा, अदरवाइज नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब होता है कि जो मेथड स्टैटिक होगी वो क्लास लोड होने के साथ लोड हो जाएगी। जो डेटा स्टैटिक होता है वो पूरी क्लास के लिए सिंगल कॉपी क्रिएट करता है। मतलब इंस्टांस वेरिएबल अलग होते हैं जिनकी हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग कॉपी क्रिएट होती है, और क्लास वेरिएबल अलग होते हैं जो क्लास लेवल पर सिंगल कॉपी जनरेट करते हैं। तो जो कुछ भी स्टैटिक होता है दैट इज बेस्ड ऑन क्लास, कंप्लीट क्लास। उस पूरी क्लास के लिए कितनी कॉपी बनाता है? एक। इसका मतलब मेन मेथड को मैंने स्टैटिक क्यों बनाया? ताकि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे बिना इस मेन मेथड को कॉल कर पाऊँ। तो इस मेन को कॉल कैसे किया हुआ है, इसको कॉल करने का मॉडल क्या है, क्यों जरूरी है? तो एक सिंपल सी बात समझना पड़ेगी आपको जब इसके सिंटेक्स को देखते हैं कंपाइल और रन करने के। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना बात को। मान लिया आपने डी कॉलन में कोई फोल्डर बना दिया जावा कोड। अब यहाँ जाके हमने प्रोग्राम कंपाइल किया जावा सी और हमने दे दिया test.java। कंपाइल होने के बाद क्या हो गया? डॉट क्लास फाइल बनेगी। ये सब कुछ हम जानते हैं, अब सारे हो चुका है डिस्कशन। अब रन टाइम पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देंगे जावा और क्लास फाइल का नाम टेस्ट सीधे। तो जैसे ही टेस्ट बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज व्हाट क्लास फाइल नेम, ये क्लास फाइल का नाम हो गया। तो रन टाइम पर जावा कॉल कैसे होती है? जावा कॉल होती है इस क्लास नेम के साथ में। ये कंपलसरी क्यों है? मैं इसको स्मॉल में लिख दूंगा ना टेस्ट, ये चलेगा। कंपाइल टाइम पे केस सेंसिटिव नहीं है, रन टाइम पे ये केस सेंसिटिव है। एग्जैक्ट वही क्लास मिलेगी अगर मैच होगी तो ये क्लास फाइल एग्जैक्ट इसी नाम से बनाएगा जिस नाम से हमने ये क्लास बना रखी है। यहाँ मैं कुछ और नाम रख दूं first.java, तो भी जो क्लास फाइल बनेगी वो बनेगी इस टेस्ट, जो एग्जैक्ट यहाँ लिखा ना हमने इस नाम से वो क्लास फाइल बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसी क्लास के नाम से जावा किसको कॉल करती है? मेन मेथड को। इसी के नाम से जावा किसको कॉल करती है? मेन मेथड को। तो कॉलिंग कैसे हो रही है? तो जावा ने इसको कॉल किया हुआ है ट्राई, और यहाँ लिखा है कि एक वेरिएबल है वहां पर क्लास फाइल नेम डॉट जावा, सॉरी डॉट मेन। और ये ट्राई केच का एक एक्सेप्शन का पूरा मॉडल है। ये मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये जावा का कॉलिंग पैटर्न है, समझना आप। बहुत कम जगह डिस्कशन होता है, हर कोई बताता भी नहीं कि एक्चुअल में क्या रोल प्ले कर रहा है। क्लास फाइल नेम का मतलब समझ में आया क्या है? जैसे मैं कमांड प्रॉम्प्ट से जावा और टेस्ट भेजूंगा, ये जो टेस्ट नाम है दिस नेम विल बी पास टू दिस वेरिएबल क्लास फाइल नेम, और क्लास फाइल नेम की जगह पे क्या आ गया? टेस्ट। तो आपकी कॉलिंग क्या हुई? टेस्ट डॉट मेन। तो जो मेथड स्टैटिक होती है उनको क्लास के नाम से हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो स्टैटिक मेथड का सिंटेक्स क्या होगा? स्टैटिक का सीधा सिंटेक्स हो जाएगा अब टेस्ट डॉट मेन। ये हमारा कॉलिंग का अप्रोच होगा बिकॉज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। तो रोल समझ में आ रहा है? स्टैटिक का फायदा क्या हो गया? ये वो तरीका है, जैसे ही प्रोग्राम रन करेंगे तो क्लास फाइल नेम will be transferred to JVM and JVM will assign this name to the variable internally and अब हम मेन मेथड कैसे कॉल कर रहे हैं समझ में आ रहा है? ये अप्रोच मेन मेथड को कॉल करा रही है यहाँ पर। अब ये कॉलिंग के बेसिस पर ये क्यों हो पाया है सब कुछ? बिकॉज ऑफ स्टैटिक। जैसे स्टैटिक कीवर्ड हटा दोगे ना आप तो फिर रूल चेंज हो जाएगा। अब आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब जावा को कैसे मालूम कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा और कैसे कैसे रिप्लेसमेंट होगा? तो जावा ने अप्रोच को आसान बनाने के लिए क्या करा?
स्टैटिक बना के मेथड को रख दिया और नेम यहाँ से पास कर दिया रन टाइम पर, उसी नेम को मैंने यूटिलाइज करा और मेन मेथड को कॉल कर लिया। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड अप्रोच हो गया मेन मेथड को कॉल करने की। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? स्टैटिक का क्या रोल है? स्टैटिक नहीं होता तो फिर ऑब्जेक्ट बना के मेन को कॉल करना पड़ता है आपको। जैसा एक नियम होता है कि दुनिया की किसी भी क्लास से इंटरेक्ट करना हो तो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, देन वी कॉल ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। ये अप्रोच होती है हमारी। अब पब्लिक क्यों है? क्योंकि आउटसाइड पैकेज JVM इज नॉट प्रेजेंट विद इन द डायरेक्टरी, क्लियर, दैट इज अवेलेबल आउटसाइड द फोल्डर, आउटसाइड द डायरेक्टरी। तो पब्लिक होने से कॉल हो पाया। स्टैटिक होने का क्या मतलब हो गया? वी कैन डायरेक्टली कॉल विद देयर क्लास नेम, एंड वेयर इज द क्लास नेम? अरे आपके JVM को कैसे पता लगा क्लास नेम क्या है? तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि जब आप रन करोगे ना, जब जावा इंटरप्रेटर इसको डील करेगा तो इट विल रिक्वायर दिस एग्जैक्ट नेम। ये टी स्मॉल लिख दोगे, क्लास नॉट फाउंड एरर आ जाएगी, वो टेस्ट नाम की क्लास को फाइंड ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्लास फाइंड नहीं होगी तो मेन मेथड फाइंड नहीं होगी स्टैटिक मेंबर के रूप में। ये बड़ी ज़रूरी बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ रहा है? वॉइड हमको अच्छे से क्लियर है। वॉइड मतलब दिस मेन मेथड विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो जब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो उस जगह पे वॉइड आता है। ये C++ हर लैंग्वेज में हम जानते हैं, अच्छे से क्लैरिटी है। मेन स्टैंडर्ड है, क्लियर, स्मॉल लेटर में लिखना है पूरा। तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसकी सिग्नेचर हो गई मेन सिग्नेचर। अब यहाँ पर आता है स्ट्रिंग क्लास और ARGS स्ट्रिंग्स। तो ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग से मतलब क्या हो गया? यहाँ दिख रहा है अरे है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली अरे ऑफ। दोस्तों ये ऐसा कि ऐसे ही आपको क्लियर करते आना चाहिए सभी को, सारी बातें समझ। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है? ये जो ब्रैकेट है इसका रोल आता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में। मतलब जावा में जब कमांड लाइन से आप कोई पैरामीटर भेजोगे तो वो सारे पैरामीटर कहाँ पर रिसीव होंगे? इस ARGS के ब्रैकेट में। ये मैं प्रैक्टिकल में कवर करूँगा अभी साथ में। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहे हैं अपन? स्ट्रिंग ARGS अगर बोला है तो ये एक्टिव कब होता है, ये स्ट्रिंग में डेटा कब आता है ARGS के अंदर? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर। क्लियर? मतलब ये जो टेस्ट के बाद अगर मैं कोई वैल्यू भेज दूंगा ना यहाँ पर अलग अलग 20, 40 ऐसा एंटर, तो ये वैल्यू सब कहाँ जाएगी अब? ARGS के अंदर। मतलब यहाँ तक तो JVM पे जा रहा है, टेस्ट की वैल्यू कहाँ जा रही है? ये मेन मेथड को कॉल करने के लिए। तो बाकी लैंग्वेज में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में प्रोग्राम का नाम भी इंक्लूड होता है, जावा में ये पार्ट स्किप होगा। और ये जो 20, 40 जो वैल्यू दी है, या मैं नाम दे दूं, मैं ऐसा लिख दूं अभी जावा टेस्ट अवनी आरव एंटर। अब क्या कर दिया हमने यहाँ पर? हमने दिया जावा टेस्ट। वो जावा टेस्ट के बाद हमने क्या दिया? अवनी आरव। तो ये जो पहला पैरामीटर है ये अरे का पहला एलिमेंट है ARGS 0 और ये ARGS 1। मतलब ARGS एक अरे है और अरे का फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होता है? 0। अगर सपोज अभी 20, 40 तो आप मान लो इंटीजर है, सीधे स्ट्रिंग समझ लो जावा टेस्ट। ये टेस्ट मतलब वही है जो क्लास फाइल के नाम की बात की हमने, और स्पेस देके आप डेटा भेजते जाओ 1 बाय 1। ये सारी वैल्यू कहाँ ट्रांसफ़र होगी? ARGS में। तो जावा इंटरनली एक अरे क्रिएट करेगी, जितना डेटा मैं इसके बाद भेजूंगा ये तो JVM के लिए हो गया, जावा टेस्ट मतलब मेन को कॉल करने के लिए। इसके बाद की वैल्यू जो है ARGS 0, 1, 2 ये सब इस अरे में स्टोर हो जाएगी यहाँ पर। C++ में प्रोग्राम का नाम भी इंक्लूड होता था, C में और C++ में। तो वहाँ ARGV करके आता था, ARGC और ARGV।
तो वहाँ 0 ही होता था, ये 1 2 3 होते थे। जावा में ये चेंज है। चेंज कैसा है? जावा में क्लास नेम के बाद के जो पैरामीटर है, यहाँ से अरे में डेटा स्टोर होगा पूरा। क्लियर? ये मैं प्रैक्टिकल में भी रन टाइम पे प्रिंट करूँगा। ARGS 0 मतलब अवनी, ARGS 1 मतलब आरव, ये डेटा प्रिंट हो जाएगा इसमें से आके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक दो बातें और इसके साथ थोड़ी समझने की है, मैं ये हटा रहा हूँ जो समझ चुके हो आप। प्रोग्राम का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, कंपाइल होने के बाद ये लिख चुके अपन। आप इसका नाम ARR दे दो तो भी चलेगा। इस ब्रैकेट को आप आगे लगा दो, मतलब ये भी सही है। अगर मैं ब्रैकेट जो सब्सक्रिप्ट ब्रैकेट है भी लगा सकते हो, ऐसा जावा में रूल है। और ARGS तो एक स्टैंडर्ड हो गया कि आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग्स, बट आप ARR लिख दो, ए लिख दो, ब्रैकेट ARR लिख दो, जो नाम देना हो वो दे सकते हो आप यहाँ पर। तो इस जगह पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग जरूरी है, ब्रैकेट जरूरी है, नाम आप जो चाहो रख दो यहाँ पर। वेरिएबल का नाम है सिंपली, जो आप चाहोगे वो वेरिएबल का नाम रख दो। तो इससे जब मैं कमांड प्रॉम्प्ट से डेटा सप्लाई करूंगा, दीज स्ट्रिंग्स विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस ARGS अरे। जावा 2 एलिमेंट का एक अरे क्रिएट कर देगा, 2 स्ट्रिंग का, और उस अरे को फिर आप यूज़ कर लो, प्रिंट कर दो, जो भी पर्पज़ है वो कर सकते हो आप। तो ये मोटिव है हमारा। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी डेवलप हुई होगी फर्स्ट लाइन को लेके आप, कि पहली लाइन का रोल क्या है। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा क्या इसका मीनिंग है। मेन की कॉलिंग समझ में आ गई तो मैं ये हटा रहा हूँ, अब थोड़ा सा स्पेस बना लें, क्लैरिटी डेवलप कर लें अपन। ये फर्स्ट लाइन की उम्मीद अब आपको समझ में आ गई। फिर रिकॉल कर रहा हूँ, पब्लिक मतलब आउटसाइड पैकेज एक्सेसिबल हो, स्टैटिक मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के नाम से टेस्ट डॉट मेन कॉल कर पाए अपन, उसके लिए जावा यूज़ करती क्लास का नाम। void it will not return any value, so there will be no return statement in the main method। कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा, मेन कीवर्ड तो है ही। इवन वी कैन राइट मल्टीपल मेन एज वेल, आप मेन को ओवरलोड भी कर सकते हो, पर जावा के लिए इसी सिग्नेचर को प्राथमिकता है, इसी सिग्नेचर को जावा सबसे पहली मेथड के रूप में कॉल करेगी। अगर मैं दूसरी मेन बना भी दूंगा तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा, या फिर स्टैटिक बना के कॉल करो आप, ये तरीका रखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये अरे क्लियर हो गया पॉइंट, अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है, ऐसे कई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किसमें? ARGS में। अब आ गए हम सिस्टम में, तो सिस्टम कौन है? क्लास है, आउट इज ऑब्जेक्ट, और println इज मेथड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो अब अगर मैं एक और सिस्टम क्लास की मेथड है, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनीज में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर एक बड़ी बात क्या हमारे लिए, कि ये जो println मेथड है, ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास की मेथड है, और प्रिंट स्ट्रीम क्लास कौन से पैकेज में? आयो। समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
जावा का आईओ सीधा सीधा नहीं है। अब प्रिंटलन एक्चुअल में किसकी मेथड है? प्रिंट स्ट्रीम की। प्रिंट स्ट्रीम क्लास कहाँ पर है? आईओ में। आईओ पैकेज का पार्ट है वो। अब मुझे इंपोर्ट करूं, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट प्रिंट स्ट्रीम, फिर उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, फिर मेथड कॉल करूं, प्रिंट करूं। तो फर्स्ट डे अगर जावा में आप किसी को ये दिखा दोगे तो डर लगेगा कि इसी लैंग्वेज पढ़ने से अच्छा तो अपन सीधी सीधी कोई और लैंग्वेज में काम करेंगे। यूँ भी जावा में काम करने वाले स्टूडेंट आखिरी में आते आते 10 to 15% ही बचते हैं जो ड्रीम रखते हैं कि जावा में करियर बनाना है। वैसा फ़ायदा ही मिलता, उतनी मेहनत वैसी मलाई मिलती है आपको पैकेज के अंदर। तो हालांकि जिनको भी फियर है वो चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो ये मेरी गारंटी कि वो जावा के साथ खेलेंगे कुछ समय के बाद। इतना डिटेल कॉन्सेप्ट किसी चैनल पे नहीं होगा। आप जाके मतलब कंपैरिजन करिएगा जब थोड़ा सा प्लेलिस्ट मैच्योर हो जाए, वीडियोस बन जाए। हालांकि बिगनर सीरीज है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लेक्चर को डेप्थ में बताऊँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और डेवलप पैकेज का पार्ट है। हालांकि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे आउट भी एक ऑब्जेक्ट है और ईआरआर भी एक ऑब्जेक्ट है। ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है मॉनिटर से, और ईआरआर कनेक्टेड है मॉनिटर से, बट दिस इज स्टैंडर्ड एरर ऑब्जेक्ट ईआरआर। और ऐसे ही फ्यूचर में एक ऑब्जेक्ट और मिलेगा आपको जिसको हम बोलेंगे इन। तो ये तीन ऑब्जेक्ट को लेके बहुत क्लैरिटी आपको डेवलप करना पड़ेगी जावा में, इन, आउट और ईआरआर। तो आउट ईआरआर तो दोनों आईओ के प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट हैं दोनों, मतलब ये दोनों प्रिंट एलन को कॉल कर सकते हैं। अब जहां आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा है ना अभी, यहाँ आप सिस्टम डॉट ई आर आर डॉट प्रिंट एलन लिखोगे तो भी चलेगा। तो आप बोलोगे तो दो चीज़ हो गई, आउट डॉट प्रिंट एलन तो हम लिखते आ रहे हैं हमेशा से, आप ई आर आर डॉट प्रिंट एलन लिख दो तो भी ये सेम कंटेंट को मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि ये दोनों एलिजिबल हैं इस प्रिंट एलन मेथड को कॉल करने के लिए, क्योंकि ये दोनों प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। समझ में आ रहा है केस? बात क्लियरिटी समझ में आ रही है आपको पूरी? इन जो ये इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है एंड इट इज कनेक्टेड विथ कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, तो ये दोनों स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है मॉनिटर से, ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से कनेक्टेड है। तो जब भी स्टैंडर्ड आईओ की बात करेंगे ना आईओ में हम, तो ये आउट, इन और ईआरआर का यूज़ करके हम लोग सारे काम करेंगे। तो अब ये समझ में आ गया कि आउट ऑब्जेक्ट किसका है? प्रिंट स्ट्रीम का। और प्रिंट एलन मेथड किसकी है? प्रिंट स्ट्रीम की। लेकिन इसको यहाँ सिस्टम के साथ क्यों लिखा? क्योंकि अभी मैं सीधे सीधे प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, और ये सिस्टम क्लास तो लैंग पैकेज में, ये क्लास कौन से पैकेज में? लैंग पैकेज में बनी हुई यहाँ पर। अब जब ये लैंग पैकेज में बनी, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए किसी एडिशनल पैकेज, जावा ने क्या किया? जावा ने सिस्टम क्लास की बॉडी में, अच्छा हम गलती से भी नहीं बोलते हैं कि सिस्टम क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, आउट, इन और ईआरआर, आउट, इन और these are the static member of system class। बड़ी काम की बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना ही जवाब दे दोगे ना आप तो चुप हो जाएगा पूछने वाला आपसे। इतने में टेस्टिंग हो जाती है कि फंडामेंटल कितने क्लियर है हमको। आपने अगर इतना जवाब दे दिया, आउट, इन एंड ई आर आर, दीज आर नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम क्लास, दे आर द स्टैटिक मेंबर ऑफ सिस्टम क्लास। मतलब जैसे डेटा मेंबर बनते हैं ना क्लास डेफिनेशन में, वैसे सिस्टम क्लास ने अपनी बॉडी में क्या किया हुआ है। अगर सिस्टम के प्रोग्राम को आप थोड़ा देखोगे, मैं आगे जाके इसको लिख रहा हूँ, मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। जावा बनी होगी ना, उसमें क्या हो रहा होगा ये बात भी थोड़ी सी क्लियर करो। वहाँ सबसे पहली लाइन तो क्या मिलती है? पैकेज लैंग, ये तो हो गई बात। अब इसने क्या किया हुआ है? इंपोर्ट जावा डॉट
आयो, फिर इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट इनपुट स्ट्रीम। ये सब हो गया डिक्लेरेशन। क्लास में क्या किया, जो पब्लिक क्लास लिखी हुई है सिस्टम क्लास, जावा ओपन सोर्स कोड है, सब खोल के पढ़ सकते हो आप भी जाके। मैं तो अंदाज से लिख रहा हूं, खुलता भी नहीं हूं। पब्लिक क्लास सिस्टम। अब सिस्टम क्लास में क्या हो रहा होगा, वहां ये प्रिंट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मतलब मेंबर डिक्लेयर कर दो इसको आप। आउट प्रिंट स्ट्रीम, सॉरी ERR, इनको डिक्लेयर कर दिया इनपुट स्ट्रीम इन, और फिर इनके ऑब्जेक्ट बना दिए अलग अलग सबके कंस्ट्रक्टर में, न्यू के साथ में न्यू प्रिंट स्ट्रीम, न्यू प्रिंट स्ट्रीम करा पूरा। तो यहाँ एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये मेंबर है इस तरह से, ये डेटा मेंबर लिखते हैं कि नहीं क्लास में, फिर कंस्ट्रक्टर आता है, मेथड आती है, सब कुछ आता है पूरा। तो दीज आर द, इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड भी है, पब्लिक स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम आउट, पब्लिक स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम ERR। ये पैटर्न है इसके लिखने का, ताकि मैं पैकेज के बाहर उठा पाऊँ। पब्लिक है तो मैं वहाँ यूज़ कर पाऊँ, स्टैटिक है तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर पाऊँ। तो यहाँ सिस्टम क्लास ने क्या किया देखो, इसको आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये पूरा किसका है, प्रिंट स्ट्रीम का पार्ट है। आउट को मेंबर बना रखा है स्टैटिक मेंबर, तो स्टैटिक मेंबर के लिए सीधे क्लास नेम, तो क्लास नेम डॉट आउट, और आउट की चूंकि ये मेथड है प्रिंट स्ट्रीम की और ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये अब इस तरीके से कॉल होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है, प्रिंट एलन मेथड है, आउट ऑब्जेक्ट है, ये दोनों प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट हैं, सिस्टम क्लास अलग है, वहाँ पर आउट इन और ERR को स्टैटिक मेंबर के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। तो मैं जब भी कॉल करूँगा डॉट आउट, जब भी कीबोर्ड से डेटा लेना होगा ना आपको, तो आप भेजोगे सिस्टम डॉट इन, क्योंकि स्टैटिक मेंबर है ये उसका, कीबोर्ड से इनपुट लेने की बात होगी यहाँ पर। तो ये हमारी अप्रोच है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आई होगी कि ये प्रोग्राम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। फिर जो डबल कोट्स में लिख दोगे आप, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा पूरा, ये वो सब कोडिंग प्रिंट हो गया और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँ, क्योंकि कई बार मुझे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं इसको क्लासरूम लेक्चर में एलोबरेट करने में। तो यहाँ मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा कम टाइम लेके, तुलनात्मक रूप से टाइम तो लगा ही होगा थोड़ा, पर थोड़ा सा सारी बातें कवर हो जाएं, क्लैरिटी आ जाए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये फर्स्ट प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसी पर बेस्ड थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट कवर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया जावा के फर्स्ट प्रोग्राम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और आपने फील किया होगा कि इस एक्सप्लेनेशन में हमने वो सारे पॉइंट कवर करे जो बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रोग्राम की जो हर वर्ड को हमने समझने की कोशिश करी है यहाँ पर। तो हमने देखा था कि अभी जो सिंपल जावा का प्रोग्राम हमने टाइप किया था, उसके अप्रोच क्या है। तो हमने ये बेसिक कीवर्ड्स का मीनिंग समझ लिया सारा। एक बार इसी को मैं रन करता हूँ, फिर चेंजेस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकली इस पूरे प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पर क्या चेंज था। तो इसको हमने एक सेव करा बेसिक, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके रन करना है आपको। तो ये डी जावा ओसोप के नाम से फोल्डर है हमारा रूटीन। हम यहाँ पे कमांड देंगे जावा सी, कंपाइल टाइम पे केस सेंसिटिव नहीं है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। तो ये कंपाइल हो गया प्रॉपर। अब क्या करोगे आप, रन टाइम के लिए जावा और टेस्ट, ये जरूरी है। अब ये ओसोप कोडिंग आ गया, प्रिंट हो गया, समझ में आ रहा है पूरा। अब मैं यहाँ पर चेंज करके पब्लिक स्टैटिक को स्टैटिक पब्लिक कर दूँ तो भी ये चलेगा बराबर। इन दोनों मॉडिफायर को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। सेव कर दिया हमने, सेव करके फिर से कंपाइल कर लिया, हो गया कंपाइल, रन कर लिया हमने।
डॉट डॉट भी बढ़ा दिया अभी हमने यहाँ पर। अब नेक्स्ट मैंने इसमें चेंज किया, ये जो ब्रैकेट है ये मैं आगे भी लगा सकता हूँ यहाँ पर अरे में। ये जावा के अरे का फंडामेंटल है कि आप ब्रैकेट को कहीं भी यूज़ कर लो। तो ये वैलिड है। प्लस नाम मैंने इसको दे दिया ARR, सेव किया, फिर कंपाइल किया, अगेन प्रोग्राम कंपाइल हो गया। जब रन करेंगे तो आप देखो डॉट डॉट पिछली बार नहीं तब आ गए, मतलब ये हमारा अपडेटेड प्रोग्राम आ गया, पूरा रन हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पे चेंज समझ में आ गया कि जो सबस्क्रिप्ट है ब्रैकेट ये आगे भी यूज़ कर सकते हैं, इधर पीछे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रिंग के साथ में एस कैपिटल है क्योंकि क्लास नेम है ये, इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। ये नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो हमने टेस्ट नाम रखा ये स्मॉल कैपिटल रख दोगे, पर कन्वेंशनली हम लोग कैपिटल यूज़ करेंगे यहाँ पर। सिस्टम में एस कैपिटल है, ये भी क्लास है। ये एक एक कीवर्ड का भी हमने मीनिंग समझा है। अब जब कमांड लाइन से मैं डेटा देने की बात करता हूँ तो होता क्या, देखो चेंज करके चला सकते हैं, समझ में आएगी हमको। अब ARGS का रोल कब है, जब मैं कमांड लाइन से कोई डेटा भेजूंगा यहाँ से। देखो मैंने रन किया, स्पेस देके मैंने दे दिया इंदौर भोपाल और एंटर, लेकिन प्रिंट क्या हुआ देखो ओसोप कोडिंग। ये जो दो वैल्यू मैंने स्पेस देके दी है ये कहाँ पर रिसीव हो रही है, इस ARGS के अंदर। और प्रिंट मैंने ARGS को करा नहीं है अभी यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब चाहूँ तो इसी को मैंने कॉपी किया, ये मैंने प्रिंट करने के लिए दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ले लिया अपन ने यहाँ पर, और हमने यहाँ दे दिया ARGS एज ए पैरामीटर विदाउट डबल कोट्स, और इंडेक्स क्या दे दिया 0 क्योंकि एक अरे क्रिएट हो गया वहाँ पर दो स्ट्रिंग का। फिर दे दिया हमने ARGS ऑफ 1। समझ में आ रही स्टेप क्या हो गई, जैसे मैंने इंदौर भोपाल वहाँ से पास किया, वो ARGS एक दो स्ट्रिंग का एक अरे क्रिएट कर देगा यहाँ पर, और इस अरे को हम लोग ARGS 0 ARGS 1 मतलब दो डिफरेंट स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर प्रिंट कर पाऊँगा। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का रोल है ये। इसको सेव कर लें, कंपाइल करा पहले हमने, और ये मैंने दे दिया वापस इंदौर भोपाल। देखो आप जो मैंने डेटा कमांड प्रॉम्प्ट से यहाँ दिया ये जावा प्रोग्राम ने रिसीव किया, उस कोडिंग के बाद इंदौर भोपाल दो अलग अलग लाइन में आ गया यहाँ पर। तो ये डेटा मैं ज़्यादा भी दे सकता हूँ, अगर मैं 3 दे दूँ यहाँ पर इंदौर भोपाल, और ये सपोज आप देखो मैंने अभी वहाँ पे 0 और 1 दिया और मैंने अब एक ही वैल्यू भेजी यहाँ पर, इंदौर अकेला भेजा। रन करते हैं वापस, तो ओसोप कोडिंग इंदौर तो आया, जैसे ही ARGS 1 आया तो ये जो ARGS 1 आते ही इस लाइन में अरे चूंकि एक ही एलिमेंट का क्रिएट हुआ है तो ARGS 1 ने एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, एंड दैट इज अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो जब भी जावा में अरे पढ़ेंगे हम लोग आगे तो ये क्लास है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। जब भी कभी अरे की लिमिट क्रॉस होगी तो इस तरह का एक्सेप्शन वो रेस करेगी, थ्रो करेगी। तो ये कमांड लाइन में अलर्ट रहने वाली बात है कि अगर मैंने रन टाइम पे डेटा दिया, ज़्यादा दूंगा दिक्कत नहीं है, भोपाल के बाद मैं दे दूं देवास, तो उसने चूंकि प्रिंट 0 1 किया, दो का यूज़ कर लिया। अगर मैं 2 प्रिंट करूं और यूज़ एक ही करूं तो प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पर। तो इससे बचने के लिए आप तो रूटीन वाला जो फॉर लूप होता है या तो वो लगा दो। मैं मान के चल रहा हूँ अभी कि अपने को ये वाला बेसिक फॉर आता है, अगर कोई लैंग्वेज में आपने देखा होगा तो I0 पढ़ूंगा सब, आगे हम लॉजिक बिल्डिंग में भी इसको देखेंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ARGS.length। ये जावा के अरे का एक एट्रीब्यूट है, अलग से मार्क करके रख लो आप कि अरे में अगर मुझे एलिमेंट्स को देखना हो तो लेंथ एट्रीब्यूट बता देगा कि वो कितने एलिमेंट्स को होल्ड करता है। और ये जो इंडेक्स की एरर आ रही थी अब नहीं आएगी। अब क्या होगा, एक एलिमेंट का अरे बना होगा तो एक ही बार प्रोसेस करेगा लूप को। तो ये लेस देन हमने ARGS.length तक इसको रन कर लिया।
अब फायदा क्या हो गया इसका, अब ये प्रोग्राम जनरलाइज हो गया। देखो आप पूरा समझ में आ रही बात। अब जितनी भी चाहूंगा उतनी स्ट्रिंग में पास कर दूं यहाँ पर। तो हमने कंपाइल किया वापस इसको। अब रन करने में देखो आप, मैंने 2 भेज दी, 2 प्रिंट हो गई। अकेली इंदौर भेज दी, इंदौर प्रिंट हो गया सिंगल। इंदौर भोपाल देवास भेज दिया, वो तीनों प्रिंट हो गए। फायदा समझ में आ रहा है क्या करा। अब जितने एलिमेंट में भेजूंगा यहाँ पर, हमने दे दिया उज्जैन, दिल्ली, मुंबई, लिखते जाओ आप। क्या देख रहे हैं अपन, जितनी स्ट्रिंग मैंने पास करी है वो सारी की सारी प्रिंट हो गई। तो मतलब इस फर्स्ट प्रोग्राम को रन करने के साथ मैंने कुछ एडिशनल बातें भी कर दी हैं कि पहले प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन क्या है, पूरा सारा हम रिकॉल कर चुके हैं। सिस्टम क्लास आउट डॉट प्रिंटलन का थॉट क्लियर हमको सभी को। प्रिंटलन प्रिंट स्ट्रीम क्लास की मेथड है, मैंने भी डिस्कस किया था आपसे। और आउट उस प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। आउट की जगह मैं ERR भी यूज कर सकता हूँ, याद करो आप। मैंने दे दिया डॉट ERR, यहाँ भी दे दो, यहाँ भी डॉट ERR, स्टैंडर्ड एरर ऑब्जेक्ट। पर मैं कुछ भी प्रिंट करने के लिए यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो इसको सेव करा हमने, कंपाइल करा प्रोग्राम को। अब देखो रन हो रहा है प्रॉपर, वेज इट इज रन हो रहा है पूरा। तो ये अप्रोच का मतलब समझ में आ गया क्या हो गया। आउट और ERR ये दोनों स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम क्लास के। इनका यूज अभी हमने नहीं करा सिस्टम डॉट इन का, क्योंकि अभी स्कैनर क्लास वगैरह या बेसिक IO को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी हम पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। तो ये मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हुई होगी इस प्रोग्राम को लेकर। कमांड लाइन से डेटा मुझे कैसे लेना है ये समझ में आ गया। पब्लिक स्टैटिक को स्टैटिक पब्लिक लिख रहा हूँ तो भी रन होगा। ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लास का नाम चेंज कर दूंगा तो भी वो जो नाम मैं यहाँ दूंगा उस नाम से क्लास फाइल बनाएगा, उसको मैं रन कर सकता हूँ जाके यहाँ पर। और वैसे ही मेन मेथड के पहले स्टैटिक ब्लॉक भी कॉल होता है। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं यहाँ पर एक और लिख रहा हूँ। ये स्टैटिक की ये ताकत है, जो स्टैटिक हमने डिस्कस किया ना अभी, कि स्टैटिक क्लास लेवल पे डिक्लेयर होता है। इसको बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। ये अगर बाद में भी लिखूंगा ना मेन के में, तो भी आप देखोगे कि ये पहले एग्जीक्यूट होगा। कहाँ लिख दिया मैंने बाद में आके। दोस्तों इसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग ब्लॉक है स्टैटिक ब्लॉक। हम अगर कोई लोड लाइब्रेरी वगैरह लोड करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। मैंने कुछ प्रिंट वगैरह दे दिया यहाँ पर। स्टैटिक ब्लॉक, इसे कितने भी स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हो आप। ये स्टैटिक ब्लॉक मेन के पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेन के पहले भी कोई एक्टिविटी करना चाहते हो आप प्रोग्राम में, तो आप स्टैटिक ब्लॉक डिफाइन कर दो। और मेन के मतलब कॉलिंग में देखोगे रन टाइम पर कि मेन के पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। फिजिकली भले वो मेन के बाद में लिखा हो। तो इसको सेव कर लें अपन, कंपाइल करा आपने और रन। देखो आप सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, स्टैटिक ब्लॉक। फिर आया उसको कोडिंग, फिर 3 स्ट्रिंग भेजी थी हमने इंदौर भोपाल देवास, वो प्रिंट हो गई। मतलब डिफरेंस समझ में आ गया क्या अप्रोच का, कि स्टैटिक ब्लॉक को हम बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। मैं चाहता हूँ जावा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कुछ एक्टिविटी कर दें। नॉर्मली एक फंक्शन होता है लोड लाइब्रेरी, सिस्टम डॉट लोड लाइब्रेरी। तो जब भी प्रोग्राम में कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी आपको लोड करना है और वो आपको लगता है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायर्ड है, तो ये एक्टिविटी हम चाहें तो मेन के पहले अलग से सेपरेटली कर सकते हैं। मेन मेथड कॉल होने से पहले स्टैटिक ब्लॉक लोड होता है। तो जैसे स्टैटिक ब्लॉक लोड होगा, जो भी कोड इसमें लिखा हुआ है सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको लेक्चर ठीक लगा होगा। सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास है, ARGS अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। मैंने डॉट लिंक को यूज़ कर लिया। इससे फ़ायदा क्या हो गया, मैं जितनी स्ट्रिंग पास करूँगा रन टाइम पे कमांड प्रॉम्प्ट से, उतना डेटा मैं यहाँ पे प्रिंट कर पाऊँगा, यूज़ कर पाऊँगा। तो यहाँ से हमारी छोटी छोटी शुरुआत हो जाएगी अब
सिंपल डेटा टाइप्स को डील करने की, प्रोग्राम को बनाने की मुझे लगता है प्रैक्टिस अब शुरू हो जाना चाहिए हमारी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।